बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बैचलर ऑफ एजुकेशन CSGM यानी कि बीएड CSGM यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के इलेक्टिव पेपर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की क्वेश्चन बुकलेट आपसे साझा कर रही हूँ। ये ए सीरीज़ की बुकलेट है और इसमें पूर्व की भांति किसी भी सीरीज़ की बुकलेट के सभी क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे, बस उनके क्रम में अंतर होगा। दूसरी बात ये कि ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इसकी सहायता से आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। करना ये है कि ये सभी क्वेश्चन आप अपने एक रजिस्टर में नोट कर लें और उसके आधार पर फिर आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की मूल परिभाषा क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है नैतिक सिद्धांत या मानदंड जो मानवीय व्यवहार के कुछ मानकों का वर्णन करते हैं और कानूनी अधिकारों के रूप में नियमित रूप से संरक्षित होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। मानव अधिकारों की मूलभूत प्रकृति का तात्पर्य है कि वे, इसका सी ऑप्शन सही है, केवल मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में निहित होते हैं। मानव अधिकारों की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? इसका भी सी ऑप्शन सही है, मानवीय गरिमा की रक्षा करना और सभी के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। एक बात और है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इनमें इंग्लिश में भी आपको सभी क्वेश्चन प्राप्त होंगे। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकारों के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, वे व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, उन व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसके लिए एक सार्वभौमिक नैतिक ढांचा और कानूनी मानक प्रदान करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। मानव अधिकारों के ऐतिहासिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, क्योंकि सी ऑप्शन है इसका, यह सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्धियों का एक सामान्य मानक निर्धारित करती है। भारत में मानवाधिकारों के लिए संवैधानिक प्रावधान की अवधारणा मुख्य रूप से संदर्भित करती है। इसका सी ऑप्शन सही है, भारतीय संविधान के तहत संरक्षित अधिकार। भारत में संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को समर्पित है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, भाग थर्ड। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आमतौर पर, इसका बी ऑप्शन सही है, अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय समझ के अनुसार और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो सी ऑप्शन है इसका, मानवाधिकार सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नैतिक दावे हैं, जबकि मौलिक अधिकार एक राष्ट्र के संविधान के भीतर कानूनी रूप से गारंटीकृत होते हैं। जबकि मानव अधिकार सार्वभौमिक हैं, भारत में मौलिक अधिकार विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं। इसका भी सी ऑप्शन सही है। राज्य की शक्ति को सीमित करने और भारत के भीतर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कौन से भारतीय नेता शुरुआती मानवाधिकार, वकालत और सामाजिक सुधार आंदोलनों से प्रमुखता से जुड़े हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी। भारतीय संविधान अपने मौलिक अधिकारों के लिए प्रेरणा कहाँ से प्राप्त करता है? इसका भी सी ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? इसका ए ऑप्शन सही है, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो बी ऑप्शन सही है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में मानवाधिकार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? इसका बी ऑप्शन सही है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना।
स्वतंत्रता के बाद भारत में मानवाधिकार आंदोलन अक्सर किन मुद्दों पर केंद्रित रहे हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है। पर्यावरण संरक्षण और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख मानवाधिकार आंदोलन है जो भूमि अधिकारों और किसानों के लिए न्याय पर केंद्रित है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। भारत में प्रसिद्ध मानवाधिकार आंदोलनों में अक्सर कौन सी रणनीति शामिल होती है? इसका ए ऑप्शन सही है, शांतिपूर्ण विरोध, वकालत और कानूनी चुनौतियाँ। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के परिणामस्वरूप किसकी स्थापना हुई? तो इसका सी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC। मानवाधिकार शिक्षा का दायरा आमतौर पर इसमें शामिल होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है, अधिकारों जिम्मेदारियों को समझना और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए कार्रवाई के लिए कौशल विकसित करना। भारत में उपभोक्ता अधिकार आंदोलन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? इसका बी ऑप्शन सही है, अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ उपभोक्ताओं के अधिकार हितों की रक्षा करना। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को कौन से अधिकार प्रदान करना है? इसका भी बी ऑप्शन सही है, सुरक्षा, सूचना, पसंद और सुनवाई का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपभोक्ता न्यायालयों की संरचना का एक स्तर है? इसका सी ऑप्शन सही है, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। भारत में उपभोक्ता न्यायालयों की संरचना में सर्वोच्च अपीलीय निकाय कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 नागरिकों को किस लिए सशक्त बनाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी मांगने के लिए। RTI अधिनियम 2005 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। भारत में मानवाधिकार आयोग एक डैश है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य है। इसका सी ऑप्शन सही है, मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अलावा भारत में और क्या है? तो सी ऑप्शन है, राज्य मानवाधिकार आयोग। भारत में मानवाधिकार शिक्षा के लिए एजेंसियां शामिल हैं। तो ए ऑप्शन सही है, परिवार, स्कूल, राज्य और गैर सरकारी संगठन। मानवाधिकार शिक्षा के संदर्भ में परिवार की भूमिका है। ए ऑप्शन सही है, सम्मान, समानता और गरिमा के मूल्यों को प्रदान करना। स्कूल मानवाधिकार शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका बी ऑप्शन सही है, मानवाधिकार सिद्धांतों को पाठ्यक्रम में एकीकृत करके और अधिकार सम्मानजनक वातावरण को बढ़ावा देकर। राज्य सरकार मानवाधिकार शिक्षा में योगदान करता है। इसका सी ऑप्शन सही है, कानून अधिनियमित करके, नीतियां बनाकर और शैक्षिक पहलों का समर्थन करके। गैर सरकारी संगठन NGOs मानवाधिकार शिक्षा में योगदान करते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, जागरूकता अभियान चलाकर, वकालत करके और औपचारिक शिक्षा प्रदान करके। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, 1986। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित
किस पिछले अधिनियम को बदल दिया? फिर से सुनिए इसको। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने 2005 ने सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित किस पिछले अधिनियम को बदल दिया? तो इसका सी ऑप्शन सही है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2002। भारत में मानवाधिकार आयोग द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच कर सकता है। इसका सी ऑप्शन सही है, लोक सेवक और कुछ मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं का एक मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं है? इसका सी ऑप्शन सही है, अनिवार्य मुफ्त सामान का अधिकार। एक नागरिक को आरटीआई अनुरोध दायर करने के लिए उन्हें इसे जमा करना होगा। तो सी ऑप्शन सही है, लोक सूचना अधिकारी पीआईओ के पास। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो बी ऑप्शन सही है, भारत के राष्ट्रपति और संसद को। भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन मुख्य रूप से किस लिए लड़ा गया था? तो इसका जो है ए ऑप्शन सही है, ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की अहिंसक प्रतिरोध विधियों से सबसे अधिक जुड़े व्यक्ति कौन हैं? तो बी ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी। स्वतंत्रता के बाद भारत में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन अक्सर किस पर केंद्रित रहे हैं? इसका बी ऑप्शन सही है, सामाजिक असमानताओं, जातिगत भेदभाव और राजनीतिक सुधारों को संबोधित करने पर। भारत में दलित आंदोलनों का उद्देश्य क्या हासिल करना है? इसका सी ऑप्शन सही है, जाति आधारित भेदभाव का उन्मूलन और दलितों के लिए सामाजिक न्याय। दलित आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता और भारतीय संविधान के वास्तुकार कौन थे? तो बी ऑप्शन सही है, बी.आर. अम्बेडकर। भारत में महिला आंदोलनों ने ऐतिहासिक रूप से किस लिए अभियान चलाया है? तो ए ऑप्शन सही है, लैंगिक समानता, समान अधिकार और लैंगिक आधारित हिंसा का अंत। दहेज, घरेलू हिंसा और असमान मजदूरी जैसे मुद्दे किसकी वकालत के क्षेत्र में हैं? तो सी ऑप्शन सही है, महिला आंदोलन। चिपको आंदोलन हालांकि मुख्य रूप से पर्यावरण से संबंधित है, फिर भी इसमें मजबूत मानवाधिकार निहितार्थ है क्योंकि यह डैश पर केंद्रित है। तो ए ऑप्शन सही है, प्राकृतिक संसाधनों और टिकाऊ जीवन पर सामुदायिक अधिकार। भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन ने बड़े बांध परियोजनाओं से प्रभावित हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की वकालत की? तो बी ऑप्शन सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। भारत में इन मानवाधिकार आंदोलनों का उदय क्या दर्शाता है? तो ए ऑप्शन सही है, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच न्याय, समानता और गरिमा के लिए बढ़ती जागरूकता और मांग। भारत में आपातकाल की अवधि 1975 टू 1977 ने किन मानवाधिकारों के महत्व को उजागर किया? तो बी ऑप्शन सही है, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं जैसे भाषण की स्वतंत्रता और हिरासत के अधिकार। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी निरंतर वकालत का परिणाम है? ए, शिक्षा और मानवाधिकार आंदोलनों का। भारत में LGBTQ+ व्यक्तियों के अधिकारों की वकालत करने वाले सामाजिक आंदोलनों का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहा है? बी ऑप्शन सही है, सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध रहित और समान अधिकार। पेरियार के नेतृत्व में तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन एक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन था जो डैश पर केंद्रित था। तो ए ऑप्शन सही है, जाति विरोधी और धार्मिक विरोधी सुधार, हाशिए पर पड़े समूहों के बीच आत्मसम्मान को बढ़ावा देना।
भारतीय मानवाधिकार आंदोलनों में कानूनी सक्रियता की भूमिका में क्या शामिल है? इसका बी ऑप्शन सही है। उल्लंघनों को चुनौती देने और उपचार मांगने के लिए मुकदमेबाजी, जनहित याचिका का उपयोग करना। 19वीं सदी के भारत में सती विरोधी आंदोलन किसका एक शुरुआती उदाहरण था? इसका बी ऑप्शन सही है। एक हानिकारक प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से एक सामाजिक सुधार आंदोलन का। भारत में हरित क्रांति, जबकि खाद्य सुरक्षा में सुधार कर रही थी, ने डैश से संबंधित आंदोलनों को भी जन्म दिया। तो सी ऑप्शन सही है, पर्यावरणीय गिरावट और किसानों के अधिकार। भारत में भोजन के अधिकार के लिए आंदोलन किस बारे में चिंताओं के कारण उभरा? तो इसका बी ऑप्शन सही है। भुखमरी से होने वाली मौतें और सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा। भारत में मानवाधिकार आंदोलन में युवा भागीदारी की भूमिका किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका बी ऑप्शन सही है। नई ऊर्जा विचार लाने, वकालत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाने के लिए। भारत में मानवाधिकार आंदोलनों द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली एक सामान्य रणनीति कौन सी है? इसका बी ऑप्शन सही है। जन जागरूकता अभियान और ज़मीनी स्तर पर लामबंदी। मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में गैर सरकारी संगठनों NGOs की भूमिका मुख्य रूप से है। बी ऑप्शन सही है इसका। निगरानी करना, वकालत करना, शिक्षित करना और पीड़ितों को सहायता प्रदान करना। गैर सरकारी संगठन अक्सर मानवाधिकारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण करके और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करके। मानवाधिकारों में मास मीडिया की भूमिका में क्या शामिल है? तो इसका ए ऑप्शन सही है। मानवाधिकार मुद्दों पर रिपोर्ट करना, जागरूकता बढ़ाना और शक्तिशाली संस्थाओं को जवाबदेह ठहराना। मास मीडिया अधिकारों के लिए प्रहरी के रूप में कार्य कर सकता है। इसका बी ऑप्शन सही है। दुर्व्यवहार की जांच और खुलासा करके। मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में शैक्षिक संस्थानों की भूमिका में शामिल है। ए ऑप्शन सही है। पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों को एकीकृत करना, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना। स्कूल और विश्वविद्यालय मानवाधिकार शिक्षा में योगदान करते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। छात्रों के बीच न्याय, सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना विकसित करके। मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में सरकार की भूमिका है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। कानून, नीति और प्रवर्तन के माध्यम से मानवाधिकारों का सम्मान करना, रक्षा करना और उन्हें पूरा करना। सरकारें मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य हैं। सी ऑप्शन सही है। तीसरे पक्ष व्यक्तियों या निगमों द्वारा उल्लंघनों को रोककर। मानवाधिकार गैर सरकारी संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो सी ऑप्शन सही है। नीतिगत परिवर्तनों के लिए सरकारों की पैरवी करना। मास मीडिया मानवाधिकार जागरूकता में कैसे योगदान कर सकता है? तो सी ऑप्शन सही है। शैक्षिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक सेवा घोषणाओं का प्रसारण करके। शैक्षिक संस्थान मानवाधिकारों को बढ़ावा दे सकते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। अंतर सांस्कृतिक समझ और विविधता के लिए सम्मान को बढ़ावा देकर। मानवाधिकारों को पूरा करने में सरकार की भूमिका शामिल है। इसका भी ए ऑप्शन सही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकारों को
साकार करने के लिए सक्रिय कदम उठाना। गैर सरकारी संगठनों की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें इसकी अनुमति देती है। इसका बी ऑप्शन सही है। सरकारी कार्रवाइयों की आलोचना करना और प्रतिशोध के डर के बिना उन्हें जवाबदेह ठहराना। मास मीडिया में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए नैतिक पत्रकारिता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है, इसका बी ऑप्शन सही है, मानवाधिकार मुद्दों की सटीक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग। स्कूलों में सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम मानवाधिकार शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, इसका ए ऑप्शन सही है। छात्रों को एक दूसरे को मानवाधिकारों के बारे में संबंधित तरीकों से पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करके। मानवाधिकार संरक्षण में सरकार की भूमिका के लिए कानून का शासन की अवधारणा मौलिक है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है, इसका बी ऑप्शन सही है कि हर कोई सरकार सहित कानून के अधीन और जवाबदेह है। सामुदायिक आधारित संगठन CBOS एक प्रकार के गैर सरकारी संगठन हैं जो मानवाधिकारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। स्थानीय जमीनी स्तर पर मानवाधिकार मुद्दों को संबोधित करके डिजिटल युग ने मानवाधिकारों में मास मीडिया की पहुंच को प्रभावित किया है, इसका ए ऑप्शन सही है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सूचनाओं के तेजी से साझाकरण और उल्लंघनों के संपर्क को सक्षम करके। मानवाधिकार शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण किसके लिए आवश्यक है, इसका बी ऑप्शन सही है। शिक्षकों को मानवाधिकारों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करके। सरकार का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का पालन करना इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। सार्वभौमिक मानवाधिकार मानकों और दायित्वों को बनाए रखना। गैर सरकारी संगठन अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों के पीड़ितों को विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे ए ऑप्शन सही है, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और पुनर्वास। मीडिया में इंफोटेनमेंट शब्द मानवाधिकार रिपोर्टिंग के लिए एक चुनौती हो सकता है क्योंकि यह हो सकता है, ए ऑप्शन सही है, गंभीर मुद्दों की सटीक और सूक्ष्म रिपोर्टिंग पर सनसनीखेज को प्राथमिकता दें। शैक्षिक संस्थानों में मानवाधिकार क्लब या सोसाइटियां इसके लिए महत्वपूर्ण हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। छात्र सक्रियता, जागरूकता और परियोजना कार्यान्वयन के लिए मंच प्रदान करना। मानवाधिकारों में सरकार की न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बी ऑप्शन सही है इसका। मानवाधिकार कानूनों की व्याख्या और प्रवर्तन करना, उल्लंघनों के लिए निवारण प्रदान करके। निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकार कार्यों में गैर सरकारी संगठनों के लिए एक संभावित सीमा है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। बाहरी धन पर निर्भरता, सीमित संसाधन और कभी कभी राजनीतिक दबाव। मानवाधिकार शिक्षा के लिए मीडिया साक्षरता की अवधारणा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तियों को निम्नलिखित में मदद करती है, इसका ए ऑप्शन सही है। मीडिया सामग्री का गंभीर रूप से विश्लेषण करना और मानवाधिकारों से संबंधित पूर्वाग्रहों या गलत सूचनाओं की पहचान करना। व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे पुलिस, डॉक्टरों, वकीलों के लिए में मानवाधिकार शिक्षा किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ए ऑप्शन सही है। यह सुनिश्चित करना कि ये पेशेवर अपने अभ्यास में मानवाधिकारों को बनाए रखें। सरकार द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है, तो बी ऑप्शन सही है। सरकारी प्राधिकरण को विभिन्न शाखाओं, विधायी, कार्यकारी, न्यायपालिका के बीच विभाजित करके शक्ति के दुरुपयोग को रोकना। जमीनी स्तर के गैर सरकारी संगठन मानवाधिकार संरक्षण में विशेष रूप से प्रभावी हैं क्योंकि वे
ए ऑप्शन सही है। स्थानीय मुद्दों की गहरी समझ और मजबूत सामुदायिक संबंध रखते हैं। मास मीडिया में संपादकीय स्वतंत्रता की अवधारणा किसके लिए आवश्यक है? इसका बी ऑप्शन सही है। यह सुनिश्चित करना कि समाचार रिपोर्टिंग वाणिज्यिक या राजनीतिक दबावों से प्रभावित ना हो। शिक्षा में मानवाधिकारों का पाठ्यक्रमीय एकीकरण का अर्थ है। इसका सी ऑप्शन सही है। पूरे पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों में मानवाधिकार विषयों और सिद्धांतों को बुनना। मानवाधिकारों में सरकार की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता का अर्थ है। सी ऑप्शन सही है। मानवाधिकार चुनौतियों का समाधान करने के लिए अन्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग करना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा तंत्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक उदाहरण है, जिसमें शामिल है। बी ऑप्शन सही है। सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य एक दूसरे के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करते हैं। भारत में गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों द्वारा जनहित याचिकाओं PILS का उपयोग मानवाधिकारों के लिए उनकी भूमिका को दर्शाता है। बी ऑप्शन सही है। मानवाधिकारों के उल्लंघनों के लिए न्याय मांगने और नीति को प्रभावित करने के लिए न्यायपालिका का उपयोग करना। जब मास मीडिया मानवाधिकार मुद्दों पर रिपोर्ट करता है तो इसकी प्रभावशीलता किसके द्वारा बढ़ जाती है? तो ए ऑप्शन सही है। सटीक तथ्य, कई दृष्टिकोण और संदर्भ प्रस्तुत करना। शैक्षिक संस्थाओं के भीतर सुरक्षित स्थान मानवाधिकार शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे, ए ऑप्शन सही है, छात्रों को निर्णय या भेदभाव के डर के बिना संवेदनशील मानवाधिकार मुद्दों पर खुले तौर पर चर्चा करने की अनुमति देते हैं। सुशासन की अवधारणा मानवाधिकारों में सरकार की भूमिका से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसका अर्थ है, ए ऑप्शन सही है, पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी और कानून के शासन का सम्मान। एक गैर सरकारी संगठन की प्रत्यक्ष संरक्षण गतिविधि का एक उदाहरण हो सकता है। तो बी ऑप्शन सही है। मानव तस्करी के पीड़ितों को आश्रय और सहायता प्रदान करना। डिजिटल डिवाइड मानवाधिकार शिक्षा में मास मीडिया की पहुंच को सीमित कर सकता है। बी ऑप्शन सही है। इंटरनेट पहुंच के बिना आबादी को महत्वपूर्ण मानवाधिकार सूचनाओं और बहसों से बाहर करना। शैक्षिक संस्थानों में मानवाधिकार शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण में शामिल है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। ज्ञान, मूल्यों और कौशल को एकीकृत करना और अधिकार सम्मानजनक स्कूल संस्कृति को बढ़ावा देना। बच्चों, ये क्वेश्चन बुकलेट में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आप एक रजिस्टर में अवश्य नोट कर लें और इसके आधार पर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन बुकलेट आपको आगामी परीक्षा की तैयारी में कितनी लाभदायक सिद्ध हुई।